हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय। हम क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस है जो हमारा लोकतांत्रिक राजनीति, हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 1 शुरू कर देंगे। तो चलिए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं और जानते हैं सिलेबस में क्या है और हमें इसकी कैसे पढ़ना है उन्हें। तो टोटल इसमें है 4 यूनिट यानी टोटल 8 सब्जेक्ट और चैप्टर्स। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर 1 से, यानी हमारा यूनिट 1। इसका जो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि पहला सत्ता की साझेदारी जो हम शुरू से 3 पिलर्स देखते आए हैं, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो हम ये देखेंगे कि ये पिलर्स जो हैं इनके अलावा क्या किस प्रकार की सत्ता की साझेदारी की जाती है। हम इसमें 2 देशों के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो हम इसमें यही चीज़ देखेंगे कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, इतने सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके अलावा और भी शासन व्यवस्थाएँ हैं। तो हम सिर्फ इन्हीं 2 देशों बेल्जियम और श्रीलंका को क्यों पढ़ेंगे, इनके पीछे का कारण क्या है और इसमें किस प्रकार की सत्ता की साझेदारी को इससे कैसे जोड़ा गया है। तो हम इसमें वही चीज़ समझेंगे और इसमें देखेंगे कि फाइनली इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे, हमारा संघवाद। ठीक है, संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं और अमेरिका सबसे बड़ा फेडरल या सबसे पुराना पहला फेडरल हम कंट्री बोल सकते हैं अमेरिका को। भारत भी एक फेडरल कंट्री यानी कि संघवादी राज्य है और भारत में जो संघवादी ढांचा है वो अमेरिका के संघवादी ढांचे से बहुत अलग है। तो हम वही जानेंगे पहले होते संघवाद होता क्या है। ठीक है, इसे क्यों भारत ने, अमेरिका ने, अन्य किसी भी देश ने क्यों अपना रखा, हम जानेंगे किन किन देशों ने इसे अपनाया है और सबका क्या सेम ढांचा है, सबका जो तरीका है या मेथड है सब एक जैसा है या नहीं है। अगर ये अलग है तो किन चीज़ों से अलग है, अगर सिमिलरिटीज़ हैं इनमें तो क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं इनमें। और भारत और कनाडा के हम संघवाद को समझेंगे क्योंकि भारतीय मॉडल को कैनेडियन फेडरलिज्म यानी कि कनाडाई संघवादी मॉडल के जैसा ही माना जाता है या उसके जैसा उसकी ऐसा कहा जाता है कि भारत ने उसी ढांचे को अपनाया है। तो हम वही चीज़ समझेंगे कि भारत में और कनाडा में क्या क्या चीज़ें सेम है और क्या चीज़ें सेम नहीं हैं। इसके अलावा हम अब यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे, उसे कंटिन्यू करते हुए। हमारा ये इसमें 3rd चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। हम इसमें लोकतंत्र और विविधता के बारे में समझेंगे, दोनों को पहले अलग, फिर देखेंगे लोकतंत्र विविधता कैसे को रिलेट करती है, यानी आपसी संबंध इनका क्या है, क्या इनमें सिमिलरिटीज़ है, क्या इनमें डिफरेंसेस है, क्या विविधता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है या कमज़ोर बनाती है। अगर मजबूती प्रदान करती है विविधता यानी डाइवर्सिटी, तो क्या क्या किस प्रकार मजबूती देती है, अगर नहीं करती है, अगर इसे कमज़ोर कर देती है तो किस प्रकार इसको कमज़ोर करती है। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि विविधता कितने प्रकार की है, किन किन विविधताओं की बात की जा रही है, ये लैंग्वेज के बेस पर है, ये कास्ट पॉलिटिक्स के बेस पर है, किस क्या क्या इसके बेसिस हैं, मतलब आधार हम बोलते हैं जैसे। इसके अलावा है जाति, धर्म और लैंगिक मसले जो कि विविधता की जैसी ही है। तो हम इसमें देखेंगे कि भारतीय राजनीति में ये जो 3 इश्यूज़ हैं ये किस प्रकार के हैं और इन्होंने कैसे भारतीय राजनीति में बदलाव लाया है और किस प्रकार के बदलाव लाए हैं ये लोग, ये चीज़ें। तो हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इनकी क्या इश्यूज़ हैं जो लंबे समय तक हमेशा आंदोलन करते हैं या आंदोलन के माध्यम से बदलाव लाते हैं या फिर कोई क्रांति के माध्यम से बदलाव लाते हैं। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे और हम इसमें ये भी देखेंगे कि हमें इन्हें, अगर इनके कुछ इश्यूज़ हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जैसे पता ही होगा कि भारत में बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स के बेस पर ही अपना पूरा का पूरा करियर या पॉलिटिकल करियर ही चला रही है, ऐसा भी। और कौन सी पार्टीज़ हैं जो अपने आप को बहुत ही इन चीज़ों से सेपरेट यानी इन चीज़ों से बहुत अलग रखती है, वो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, वो एकदम सभी को मिलाकर चलने की बात करती है। हम ये सब चीज़ें जानेंगे। इसके अलावा हम जब नेक्स्ट यानी हमारा यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें हम जन संघर्ष और आंदोलन देखेंगे जो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड ही है, यानी कि चैप्टर 4 से रिलेटेड है। क्योंकि हम इसमें इन चीज़ों को देखेंगे कि कैसे जन संघर्ष ने एक आंदोलन खड़ा किया या फिर जनसंघर्ष और आंदोलन क्या, क्योंकि आंदोलन तो हमने आज़ादी के लिए भी लड़ा था और जनसंघर्ष भी हुआ था उस समय। तो हम इसमें देखेंगे कि हम इसे हम आज़ाद भारत में, ठीक है, हम इसे स्वतंत्र भारत में हम इसे क्यों पढ़ने की जरूरत है और क्या स्वतंत्र भारत के बाद भी कुछ आंदोलन या जनसंघर्ष हुए हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और क्या वह आज के समय भी मौजूद हैं वैसे जनसंघर्ष या उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें। तो हम उसमें वही चीज़ों को समझेंगे। बाद में हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर इनके कुछ इश्यूज़ हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इसमें मेन किन किन लोगों का, किन वर्गों का इसमें ज़्यादा हाथ रहा है, यानी कि जो ज़्यादा पीड़ित या ज़्यादा मजबूत वर्ग रहे हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। अब हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है राजनीतिक दल।
आपको पता है कि भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन इसके अलावा हमें एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे राजनीतिक दल होने के बावजूद भारत में निर्दलीय व्यवस्था भी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी दल के सहारे से निर्दलीय व्यवस्था को अपना सकता है। और विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ भी है 2019 के कि लोगों ने अकेले ही खड़े होकर अपने इलाके से चुनाव जीता भी है। तो हम इसमें वही चीज़ों को देखेंगे कि जो भारतीय जनता है क्या वह निर्दलीय व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है या वह दलीय व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है। हम इन चीज़ों को और देखेंगे कि भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, कौन मजबूत है कौन मजबूत नहीं है। तो ये चीज़ें देखने के बाद हम देखेंगे कि जो दलीय व्यवस्था का जो कोर होता है, यानी कि जो उनकी विचारधारा होती है, जो उनका एक लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, क्या वो वर्ग आधारित होता है, क्या वो एक किसी मुद्दे से आधारित होता है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि आज के समय में, मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या जो सारी दलीय व्यवस्था है वो समय के अनुसार कम ज़्यादा बढ़ता घटता होता है या फिर वह मजबूत या कमज़ोर हुई है। क्योंकि आपने सुना होगा ये बात कि आज के समय में लोग कहते हैं कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, बीजेपी मजबूत हो गई, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि शुरू के टाइम में बीजेपी कमज़ोर थी, कांग्रेस बहुत मजबूत थी। तो हम ये चीज़ देखेंगे क्या समय का इस पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। फिर हम लोगों के पसंद को देखेंगे कि आज के समय में, पहले के समय में लोग किन चीज़ों को देखकर चुनाव वगैरह पर इतना वो करते थे, चुनाव मतलब में हिस्सा लेते थे कि किन मुद्दों को ध्यान में रख कर। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि आज के समय में जो बार बार लोग विधायक हैं, जो अपनी पार्टीज बदल लेते हैं, अपनी सीट बदल लेते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे क्या है ये चीज़ें, और इन चीज़ों को बदलने के प्रति का कोई कानून है तो क्या कानून है। क्योंकि भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ एक कानून है, यानी कि दल बदल कानून। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर दल बदलता है तो उसके प्रति कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। हम उस कानून के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर है हमारा चैप्टर 7 जो इसी से ही रिलेटेड है, लोकतंत्र के परिणाम। तो हम ये जानेंगे कि फाइनली सभी देशों ने जब लोकतंत्र अपना लिया तो लोकतंत्र का परिणाम क्या हुआ, क्या ये अच्छे परिणाम रहे, क्या ये खराब परिणाम रहे, लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति क्या विचार हैं, वो इसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। अगर लोकतंत्र को कुछ चुनौतियाँ या कुछ हम बोल सकते चैलेंजेस मिले तो क्या है, वो यही इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो चैलेंजेस क्या है और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और वो चैलेंजेस क्या बहुत ज़्यादा बड़े हैं या नॉर्मल है, क्या सभी देशों के चैलेंजेस एक जैसे हो सकते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार थोड़ा चेंज है हमारे सिलेबस में। वो ये है कि इस बार चैप्टर 3, 4, 5 और चैप्टर 8 नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर इस बार के सिलेबस में हटा दिए गए हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली चैप्टर 1 और 2, 6 और 7 ही इम्पॉर्टेंट रह गए हैं। तो हम इस बार चैप्टर 1 से ही शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 में मिलेंगे। इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस चैनल की मिलती रहे, स्पेशली आपके 10th क्लास की। आप लाइक और कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आप सजेशन आप हमें टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। प्लस जो 10th क्लास के अदर सब्जेक्ट्स हैं आपको उनके जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के लिंक मिल जाएंगे। प्लस ये इंग्लिश मीडियम में भी सारे अवेलेबल हैं वीडियोस। तो आप अपने इंग्लिश मीडियम के रिलेटिव्स, दोस्त जो भी कोई है उन सबको शेयर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम वालों से भी शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।